Hello, children. So, today we will start with the second chapter, that is structure of atom. And as you are aware of the fact that CBSE has deleted some topic from the second chapter also, that is the brief introduction about the electron, proton, neutron, and Thomson model and Rutherford model. But we have to start from the Bohr's model of atom. Okay, please remember till Rutherford, as we remember, because as you have studied in your earlier classes, that atomic model was given by Rutherford also by gold foil scattering experiment, but that model was failed because he said that electron revolve in circular orbits इन एन एटम. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में लगातार रिवॉल्व होता है. ये जो रदरफोर्ड की थ्योरी थी ये फेल हो गई थी क्योंकि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन लगातार सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते जाएगा तो वो अपनी एनर्जी डिस्क्रीट करेगा, यानी उसकी एनर्जी जो लगातार निकलने लगेगी. क्योंकि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग मैक्सवेल ने उसको चैलेंज किया था, उसी की वजह से उसकी थ्योरी फेल हुई थी. मैक्सवेल ने कहा था जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है लगातार किसी भी ऑर्बिट में तो वो एनर्जी लूज़ करेगा. दैट मीन्स कुछ समय बाद वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सेंटर के न्यूक्लियस में आके ड्रॉप डाउन हो जाएगा. ओके, so that was the main failure. So now we will start with the Bohr's atomic model. बोर्ड्स के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है बेटा कि बोर्ड्स एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने आइंस्टीन को भी चैलेंज किया था इन द लाइट थ्योरी. ओके, सो इसकी थ्योरी आज हम पढ़ेंगे. So you can match the postulates with the NCERT also, but here I have written here some summary points that will be very useful for you. एक बार हम इसे पढ़ लेंगे, इसे डिस्कस कर लेंगे, फिर हमें फर्दर किसी और चीज़ में जाने की आई डोंट थिंक ज़रूरत पड़ेगी. आई थिंक दे आर सफिशिएंट. सो द फर्स्ट पॉइंट इज एटम हैज़ अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस. ये तो रदरफोर्ड ने भी कहा था कि एटम के पास एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है. ओके, second point, that is electron revolve only in fixed circular orbit. प्लीज़ रिमेंबर फिक्स्ड. बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, बट दे आर फिक्स्ड विथ फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी. यानी वो लगातार रिवॉल्व करेंगे पर एक उनके अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट्स होते हैं, एक पर्टिकुलर जगह होती है. ऐसा नहीं कि कहीं भी इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में भी मिलते हैं, एक वो रेडियस भी मेंटेन करते हैं. ओके, थर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ कॉल्ड क्वांटाइजेशन कंडीशन. क्वांटाइजेशन कंडीशन से हम पहले वर्ड क्वांटाइजेशन का मतलब देखेंगे बेटा. क्वांटाइजेशन का मतलब होता है अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, यानी एक स्पेसिफिक अमाउंट में प्रेजेंट होना या हमें मिलना कहीं से. ओके, सो द कंडीशन इज दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. दोबारा पढ़ते हैं. क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दो सर्कुलर ऑर्बिट्स, यानी इलेक्ट्रॉन उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, h/2π का. एंगुलर मोमेंटम, ये जो वर्ड है इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम देखते हैं h/2π. चिल्ड्रन, h हियर इज प्लैंक कांस्टेंट. ओके, h के यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है और इंटीग्रल मल्टीपल यानी 1 2 3 उसका मल्टीपल. फॉर एग्जांपल एक फिगर है, देखिए मैंने बना रखा है. सेंटर में न्यूक्लियस अगर पॉजिटिव चार्ज है, पहले वाले अगर इसमें ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो L होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, वो अगर पहले वाले का होगा h/2π, तो दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन का है 2h/2π, तीसरे वाले का होगा 3h/2π, चौथे वाले ऑर्बिट में होगा तो होगी एनर्जी कितनी, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, 4h/2π, यानी 1 2 3 4 लाइक दिस, यानी एक पर्टिकुलर इंटीग्रल मल्टीपल में होगा वो. ओके, सो L दैट इज एंगुलर मोमेंटम, ये हम अभी डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा वेट करिए. तो L इक्वल्स टू NH/2π, यानी अब N क्या है, N बहुत ज़रूरी है ये नोट करना है कि N एक क्या है, इंटीजर है. ओके, यानी एक शेल, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, इस तरीके से. अच्छा, अगर हम ये एक्चुअली में जो N इंटीजर तो है, बट ये होता क्या है, ये शेल नंबर होता है. आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, N की वैल्यू अगर 1 है यानी पहला शेल है तो उसको क्या बोलते हैं, K. दूसरा है तो क्या बोलेंगे, L. तीसरा है तो N. चौथा है तो N. पांचवा है तो O. इस तरीके से ये आगे
चीज़ें चलती जाती हैं। ओके, अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम होता है एक्चुअली मोमेंटम का मोमेंट, मोमेंटम का मोमेंट। अगर आप ध्यान दें, जैसे एक फिगर और बना है, अगर आप इसको ध्यान से देखें कि सेंटर में न्यूक्लियस होगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिखाया है मैंने। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक जिसका कि मास m है और ये वेलोसिटी v से सर्कुलर ऑर्बिट में लगातार रिवॉल्व कर रहा है, अगर और सेंटर से इसकी डिस्टेंस बाई चांस r है, तो जो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, वो होगा r इंटू पी। अच्छा, अब ये जो है बेटा एंगुलर मोमेंटम, ये जो l इसका सिंबल है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, आप शायद आप अभी फिजिक्स में पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ठीक। अब ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो L इक्वल्स टू R इंटू पी, यानी उसका जितना भी मोमेंटम है इंटू रेडियस R। अब P क्या आता है, मोमेंटम। मोमेंटम यानी इसका फॉर्मूला होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। अब आप एक चीज़ देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन इससे r डिस्टेंस पे है और v वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो ये एंगल कैसा बना रहा है, यहाँ पे ये बना रहा है 90 डिग्री का। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, r mv साइन थीटा। अब साइन थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 90, तो ये क्या आ गया, यानी साइन 90 यानी 1, यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L इक्वल्स टू mv/r। वैसे अगर आप ये सारा कुछ ना भी देखें या ना भी समझें, डजेंट मैटर, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि L की वैल्यू क्या होती है, mv/r। और ये कहीं पे इसका कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा आपसे, कोई कुछ नहीं पूछेगा। ओके, आप डायरेक्ट इसको लर्न कर सकते हैं, इसका कोई रिलेवेंसी नहीं है कि कैसा आया, क्यों आया। ओके, अब अगर हम L की वैल्यू यहाँ रखें तो क्या होगा, mv/r इक्वल्स टू h अपॉन 2 पाई। और प्लीज़ इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। m यहाँ पे क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r इज़ द रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट। ओके, बाई चांस अगर हम फोर्थ की बात कर रहे हैं तो वो फोर्थ वाले की हम रेडियस लेंगे ऑर्बिट की। और h क्या है बेटा, h है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, जो कि आइंस्टाइन की लाइट थ्योरी से आया है, वो हम थोड़ी देर में पता करेंगे क्या है आगे जाके। तो इसकी वैल्यू होती है 6.636 10⁻34 जूल सेकेंड। Okay, moving to the fourth point, very important again. While revolving, the electrostatic force between electron and nucleus provide the centripetal force. While revolving, the electrostatic force between electron and nucleus provides centripetal force. यानी हम कह तो रहे हैं बार बार कि इलेक्ट्रॉन कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, यानी या तो पहले में या चौथे में या छठे में या पाँचवें, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो जब वो रिवॉल्व करेगा तो आप देखिए सेंटर में न्यूक्लियस क्या, पॉजिटिव चार्ज, और जिस ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन होगा उस पर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। अब जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैंने लिखा भी है, देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल। अच्छा, अब ये जो फोर्स लगाता है ये क्या प्रोवाइड करता है, अगर कोई सेंटर में कोई चीज़ है उसके अराउंड हम कोई ना कोई चीज़ हमारी घूम रही लगाता है, तो वो किस टाइप का फोर्स क्रिएट करेगी, वो करेगी ये सेंट्रीपिटल फोर्स। आई थिंक ये वर्ड्स अब बहुत ज़्यादा फेमिलियर है ऑलरेडी। ओके, सो दैट वाज द फोर्थ पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट को थोड़ा सा और समझते हैं, यानी हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो क्या है, एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। यानी हमने क्या लिख दिया, F इक्वल्स टू Fc। अब बाई चांस हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक को हमने दिया Q1, एक को दिया हमने Q2 चार्ज पार्टिकल, Q1 एंड Q2 जो कि डिस्टेंस r पे है। तो इसका जो फोर्स होता है बेटा वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज एप्सिलॉन नॉट। ओके, Q1 Q2 अपन R2 अपन r²। ये इसका फॉर्मूला है, कहाँ से आया, क्यों आया, दैट डजेंट मैटर राइट नाउ। ये तो फोर्स का फॉर्मूला है। अच्छा, अब सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका mv²/r। ठीक है, अगर आप कैसे देखेंगे, ये देखिए एक डायग्राम है, सेंटर में अगर न्यूक्लियस होगा और ये मास है इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अगर ये वेलोसिटी v से घूम रहा है तो सेंटर की तरफ कैसा लगेगा, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पहले चार्ज अगर हमने अगर Q1 Q2 दो चार्ज पार्टिकल लिए थे, पहला वाला अगर हमारा इलेक्ट्रॉन है, अगर हम ये कहते हैं, आप थोड़ा सा यहाँ देखिए, अगर कि ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ये पहला वाला ऑर्बिट है, ये दूसरा वाला ऑर्बिट है, यहाँ सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से अगर आप समझें तो हमने अगर पहला पार्टिकल अगर हमने Q1 कहा कि इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए है ना, तो अगर हम अब सेंट्रीपिटल फोर्स अगर देखते हैं तो सेंटर में क्या न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं, देखिए न्यूक्लियस में उतने प्रोटॉन होते हैं जितने की उसका क्या है, एटॉमिक नंबर।
यानी सेंटर में जितने भी प्रोटॉन होंगे वो किसके बराबर होंगे, उसके एटॉमिक नंबर के बराबर। एटॉमिक नंबर यानी किससे डिनोट करते हैं, Z। एटॉमिक नंबर किससे डिनोट करते हैं हम, Z। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो भी उसमें प्रोटॉन की जो भी वैल्यू है सेंटर न्यूक्लियस के किसके बराबर है, ZE, वो भी कैसा, चार्ज प्लस E, है ना, क्योंकि जितने ज़्यादा Z, जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन मल्टीपल होता जाएगा। तो यानी पहला अगर हमारा Q1 इलेक्ट्रॉन है तो सेंटर में न्यूक्लियस पे कितना है, प्लस ZE। अब हमेशा रखिएगा अगर कोई आपसे पूछे कि सेंटर के न्यूक्लियस पे, किसी भी एटम के न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है, तो उसका आंसर क्या होगा, प्लस Z इलेक्ट्रॉन, प्लस Z इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये हुआ। तो आप क्या कर रहे हैं, आप इसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू रख दीजिए इस वाले फॉर्मूले में। तो FE इक्वल्स टू, अगर FC होता है तो FE में देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एज इट इज़ है। Q1 की जगह हमने रखा इलेक्ट्रॉन, Q2 की जगह हमने रखा ZE और नीचे R, वो क्या होगा आपका R एज इट इज़। ठीक, R² आ गया यहाँ, मैं ज़रा R² लिखना भूल गई हूँ, आप मेंशन कर लीजिएगा, इक्वल्स टू mv²/r। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। पहले इक्वेशन आपको याद है हमने क्या लिखा था, L=mv, वहाँ से था ना, वो आप ये नोट कर लीजिएगा, ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, मूविंग टू द फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये है, वाइल रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, एंड इलेक्ट्रॉन नीदर गेन्स एनर्जी नॉर लूज एनर्जी, यानी अगर वो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ना वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है ना वो गेन करता है। तो क्यों, क्योंकि तभी तो सर्कुलर ऑर्बिट में रहेगा। अगर वो ऐसे ही क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज़ करने लगा, वरना वो ड्रॉप डाउन नहीं हो जाएगा न्यूक्लियस में। ठीक, दैट मीन्स उनके हर एक जो इनकी एनर्जी होती है उस पर्टिकुलर ऑर्बिट की, जिसे हम शेल भी कहते हैं, वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ओके, नाउ अगर हम शेल्स की बात करें, शेल की बात करें तो शेल्स क्या है, एक तरीके से उसके लिए स्टेशनरी एनर्जी लेवल। स्टेशनरी क्यों, क्योंकि उनको एज इट इज उतना ही रहना है, वो तो चेंज होंगे नहीं। इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है वो उसी में रहेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी एटम के अंदर 5 ऑर्बिट हैं तो 5 के 5 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, नहीं, हो सकता है पहले में हो, फिर तीसरे में हो, फिर 5वें में हो, और दूसरे और चौथे में हो ही ना। दैट कुड बी पॉसिबल। ओके, अच्छा, अगर पहले वाली स्टेशनरी लेवल है n, तो अगर उसको हम क्या नाम देंगे, k, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ कमिंग टू द 6 पॉइंट। 6 पॉइंट क्या बेटा, 6 पॉइंट एक थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, जो कि 6 पॉइंट क्या था कि इलेक्ट्रॉन कैन गेन एनर्जी और लूज एनर्जी। अब आप कहेंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले 5th पॉइंट में पढ़ा कि इट कैन नीदर लूज एनर्जी और गेन एनर्जी। अब हम कह रहे हैं कि इट कैन गेन एनर्जी और लूज भी एनर्जी, यानी हम दोनों तरीके की बात कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको हम अगले टर्म में डिस्कस करते हैं। टिल दैट यू नीड टू फोकस ऑन द फर्स्ट 5 पॉइंट। थैंक यू।